हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल एंड हाई इन स्पिरिट्स। बिहार स्पेशल में एंशियंट हिस्ट्री का आज से पहला क्लास स्टार्ट हो रहा है। इसमें बहुत सारी चीजें देखेंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन हो गया, देन सोर्सेस क्या क्या है बिहार की हिस्ट्री के, प्री हिस्टोरिक पीरियड देखेंगे, वैदिक पीरियड में बिहार कैसा था, आर्यनाइजेशन ऑफ बिहार देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, महाजनपद पीरियड के बारे में देखेंगे, बिहार के क्या स्टेटस थे, और जो इम्पोर्टेंट महाजनपद थे अंगा, वज्जी एंड मगध, इनमें से अंगा एंड वज्जी को कवर करेंगे। लिच्छवी रिपब्लिक के बारे में देखेंगे और साथ में देखेंगे कि जो लिच्छवीज थे उनके किन के साथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस थे। इससे पहले बिहार स्पेशल की 2 क्लासेस हो चुकी हैं जो कि जनरल थी। एक जनरल ओवरव्यू हम बिहार के बारे में ले रहे थे। आज से आपका सिलसिलेवार ढंग से ऑर्गेनाइज्ड वे से हमने एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत कर दी है और विद द टाइम बहुत विद इन 10 डेज हम इसको कवर कर लेंगे, इंक्लूडिंग बिहार की हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। एंड आपके साथ करंट अफेयर्स भी डिस्कस किया जाएगा बहुत जल्दी। पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपके साथ प्रियंका कुमारी और आप देख रहे हैं पीएससी नट्स। अगर सबसे पहले थोड़ी सी ओवरव्यू ले लें तो भाई बिहार जो रहा वो सेंटर रहा है, जो एंशिएंट इंडिया का एक अपना ग्लोरियस हिस्ट्री रहा है और उस ग्लोरियस हिस्ट्री का बिहार एक सेंटर रहा है। अगर प्री हिस्टोरिक टाइम से ही देखें, अभी हम आगे देखेंगे, प्री हिस्टोरिक टाइम से ही देखें तो बिहार एक इम्पोर्टेंट सेंटर रहा है ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में, एंड जिसकी वजह से बिहार का एक डिसाइडिंग रोल है हिस्ट्री एंड कल्चर, जो कंट्री का हिस्ट्री एंड कल्चर है उसका। अगर हम बात की जाए तो एंशिएंट टाइम्स में बिहार को 3 मेजर महाजनपद में डिवाइड किया गया था। डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, मगध, अंगा एंड वज्जी संघ। ठीक है, अगर हम ये देखें तो मगध और जो लिच्छवीज थे, यानी ये लिच्छवीज भी वज्जी संघ के पार्ट थे। मगध और लिच्छवीज के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, इसी के बेस पे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है इंडिया का। और हम ये जानते हैं कि जो फादर ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी आप हिस्ट्री के जानते हैं, जो भी आज तक हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट की गई है, उसमें उस नॉन आज तक की सबसे सब एप्रोप्रिएट होगा कहना कि अब तक की जो नॉन हिस्ट्री है, जितनी हिस्ट्री हम जान पाए हैं, उसमें सबसे पहला किंगडम, सबसे पहला स्टेट जिसने रिपब्लिकन मोनार्की टू रिपब्लिकन ट्रांजिशन लिया था, ये वैशाली वज्जी संघ के अंदर ही लिया गया था। इसको देखेंगे हम। बिहार के अगर रेफरेंसेस की बात करें तो हमारे जो 2 इम्पोर्टेंट एपिक्स है, रामायण एंड महाभारत, वहां पे भी मिलता है। एंड एट द सेम टाइम अगर हम देखें इस धरती की, बिहार की धरती की ग्लोरियस हिस्ट्री की, तो 2 इम्पोर्टेंट रिलीजियन जो है, गौतम मतलब बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, गौतम बुद्ध और महावीर, इन दोनों का जन्म और इनलाइटनमेंट बिहार की जमीन पे हुआ है। सो एक बिहार का एक इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पे ले लिया। चलिए अब सोर्सेस पे चलते हैं। देखिए सोर्सेस माने क्या। देखिए हिस्ट्री जो होती है ना, वो हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री हमारे पास लिखी हुई नहीं आती है। हम पुराने सोर्सेस पे जाते हैं, कुछ सोर्सेस है उन पे जाते हैं और उनके बेसिस पे हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। काइंड ऑफ हिस्ट्री एक है, हिस्ट्री को कह सकते हैं एक प्रेजेंट इमेजिनेशन है, प्रेजेंट इमेजिनेशन ऑफ पास्ट। ठीक है, हिस्ट्री को मुझे लगता है अप्रोप्रिएटली कहा जा सकता है प्रेजेंट इमेजिनेशन ऑफ पास्ट, क्योंकि हम जो हिस्टोरिकन्स होते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, पास्ट के एविडेंसेस या सोर्सेस उठाते हैं, उनको स्टडी करते हैं और उसके बेसिस पे ये इमेजिन करते हैं, ये कंस्ट्रक्ट करते हैं, ओके फलाने टाइम में फलाना फलाना सिस्टम रहा होगा, फलानी चीजें होंगी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री को जानने से पहले कि हिस्ट्री के, बिहार के हिस्ट्री को कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, बिहार के हिस्ट्री के सोर्सेस क्या क्या है। तो अगर बात करें तो 3 तरह के सोर्सेस होते हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो कि खुदाई से मिलने वाली चीजें, लिटरेरी एविडेंसेस जो कि लिखी हुई चीजें हैं, या फिर ट्रेवलॉग्स मतलब जो पुराने समय में जो लोग आए, बिहार में ट्रेवल किया रहे और फिर उन्होंने जो देखा, जो समझा, उसको लिखा। तो इन सोर्सेस, ये सोर्सेस जब हमारे पास आते हैं तो इसके बेसिस पे हम
हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। अगर इन तीनों में से सबसे इम्पोर्टेंट की बात करें तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एंड ऑथेंटिक लिटरेरी एविडेंसेस होते हैं, क्योंकि ये उस समय के लिखे हुए होते हैं, उस समय के चीजों के, मतलब जो उस समय की बातें वही की वही किताबों में लिखी होती है। ट्रेवलॉग्स भी ज्यादा ऑथेंटिक होते हैं, क्योंकि कोई ट्रेवलर आया है, हमारे यहाँ रहा है, देखा है, सीखा है और उसने फिर लिखा है, तो इन दोनों की ऑथेंटिसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एविडेंस ऑब्जेक्ट्स हैं और उसके बेसिस पे हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, बट यहाँ पे जो ऑलरेडी उस समय की लिखी हुई चीजें हैं उन्हें हम बस रीड करते हैं और फिर वहां से हम ये इंटरप्रेट करते हैं या फिर डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि हिस्ट्री क्या रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेरी एविडेंस देखें हम तो शतपथ ब्राह्मण है। 8th सेंचुरी BCE की में ये लिखा गया था। और यहाँ आपको पता हो कि फर्स्ट एविडेंस, बिहार का जो फर्स्ट एविडेंस है वो यहीं से मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में। आगे देखेंगे हम जब हम वैदिक पीरियड देखेंगे, लेटर वैदिक पीरियड आते आते आपको पता होगा बिहार में आर्यनाइजेशन हुआ था। आर्यंस का अगर बिहार स्पेसिफिक देखें तो उनका बिहार में आना और सेटलमेंट लेटर वैदिक पीरियड, उसी समय लेटर वैदिक पीरियड में पुराण्स भी लिखे गए। तो वहां पे भी बहुत सारे, अभी देखेंगे आगे कि 4 ऐसे पुराण्स है जहां पे बिहार का रेफरेंस मिलता है। ठीक है। फिर अगर हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करें तो जैसे कि अंगुत्तर निकाय हो गया, दीघा निकाय हो गया, विनय पिटका, इसमें भी बिहार का रेफरेंस मिलता है। आपको ये सोर्सेस के नाम भी पता होना चाहिए, किस रिलीजन के हैं ये भी पता होना चाहिए, और इनमें आपके बिहार का रेफरेंस मिलता है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा भगवती सूत्र एक जैन रिलीजन का इंपॉर्टेंट लिटरेचर है, इसमें भी बिहार का रेफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो 3 सोर्सेस हो गई, लिटरेरी एविडेंसेस हो गए, हमने देखा रफली। अभी आगे हम जब डिफरेंट हिस्टोरिक पीरियड्स देखेंगे वहां पे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस देखेंगे और आगे ट्रेवलॉग्स भी देखेंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड मतलब ऐसा पीरियड जहां पे हमारे पास कोई रिटन एविडेंसेस नहीं मिल पाया है, रिटन एविडेंसेस जिसके नहीं है, या इस पीरियड के जो भी ये इस पीरियड की हिस्ट्री हम बेस्ड ऑन एक्सकैवेशंस एंड जो ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं खुदाई में उनके बेसिस पे हम हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, और इसी को बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। तो हम अभी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस देखते हैं। देखिए, डिफरेंट एजेस में बांटा गया है ह्यूमन इवोल्यूशन एंड इसके सेटलमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट इवोल्यूशन में बांटा गया है। सबसे पहले पैलियोलिथिक एज आता है। पैलियोलिथिक मतलब प्री स्टोन एज। पैलियोलिथिक, पैलियो मीन्स प्री एंड लिथिक मीन्स स्टोन, तो प्री स्टोन एज है। अप टू 10,000, रफली 10,000 BCE तक माना जाता है कि प्री स्टोन एज रहा था। ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो ह्यूमंस जो थे इनिशियल फेज ऑफ इवोल्यूशन के थे, वो एकदम मतलब अभी अभी वो इवॉल्व हुए थे और हंटर गेदरर्स एंड की तरह रहते थे वो, मतलब कोई सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट नहीं था। ठीक है। बस घूमते थे इधर उधर, वांडरर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली वांडरर्स की तरह रहते थे। और जो टूल्स थे उनके सर्वाइवल्स के, वो आपके जो लार्ज टूल्स थे, मतलब बड़े क्रूड, कोई सोफिस्टिकेशन नहीं था, जैसे खुरपी हो गया, खुरपी जो बिहार के वो समझेंगे, आपकी कुल्हाड़ी हो गई, चाकू हो गई, कैंची हो गई, इस तरह की चीजें। बट सोफिस्टिकेशन जो आज दिखता है वो नहीं था, ये बड़े होते थे, बिग टूल्स, लार्ज टूल्स विथ नो सोफिस्टिकेशन। अगर बिहार की बात करें कि पैलियोलिथिक एज के कौन कौन से साइट्स मिले हैं, तो हमारा मुंगेर है, मुंगेर में भीम बांध और पैसारा, ये 2 जगह है जहाँ पे पैलियोलिथिक साइट मिला है। नालंदा है, गया में एक जेठिया एक जगह है जहाँ पे पैलियोलिथिक एक्सकैवेशंस हुए हैं। आपका काम है, आपको पहले के भी क्लासेस में बताया गया था कि बिहार के पॉलिटिकल मैप को अपने सामने रखना, और जहां भी इस तरह की डिस्ट्रिक्ट्स की मेंशन होती है, अब देखिए हिस्ट्री को भी हम मैप पे पढ़ सकते हैं। ठीक है। जहां भी इस तरह की चीजें मेंशन होती है, आपका काम है तुरंत पॉलिटिकल मैप पे जाना और उसको ड्रॉ करना। तो हम अभी देखें मुंगेर कहाँ है हमारा, ये देखिए मुंगेर भागलपुर के बाजू में। दूसरा हमने गया देखा था, गया कहाँ, यहाँ है। जैसे ही गया देखेंगे तो ये भी देखेंगे
कि इसके ईस्ट में नवादा है, वेस्ट में औरंगाबाद है, जहानाबाद है, और साउथ में ये किससे बॉर्डर करता है, झारखंड से, और ये सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। तो जैसे ही हमने गया देखा, इतनी सारी चीजें हमारे माइंड में क्लिक होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी नीड टू अप्रोच। बाकी नालंदा, देखिए नालंदा कहाँ है हमारा, देखिए हमारा गया नालंदा, और ये मुंगेर। तो ये हमारे पैलियोलिथिक साइट है। यहाँ से, बिहार के यहाँ से हमें खुरपी, कुल्हाड़ी, चाकू, इस तरह की क्रूड चीजें मिली है, और जिसके बेसिस पे हम हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं। उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा। चलती है आगे। अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज मतलब कि मिडिल, मेसो मतलब मिडिल, एंड लिथिक मतलब स्टोन। तो मिडिल स्टोन एज में हम आते हैं। मिडिल स्टोन एज का अगर हम एक इंपॉर्टेंट साइट देखें तो मुंगेर है। मुंगेर कहाँ है, देखिए आप पॉलिटिकल मैप पे। अगेन मुंगेर आपका मेसोलिथिक का इंपॉर्टेंट साइट है। और यहाँ पे आते आते अगर मेसोलिथिक की बात करें तो माइक्रोलिथ, जो उस समय का मैन था, वो अभी भी हंटर एंड गेदरर्स ही था। हंटर एंड गेदरर्स, घूमना, घूमते वंडरर्स ही था। सेटलमेंट तो मेसोलिथिक के लास्ट में या फिर नियोलिथिक एज में आई थी। पर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज हुई मेसोलिथिक एज में कि माइक्रोलिथ आ गए। माइक्रोलिथ बोले तो क्या, छोटे, स्मॉल स्टोन टूल्स, ठीक है, स्मॉल स्टोन टूल्स। तो यहाँ, और ये थोड़े सोफिस्टिकेटेड होने लगे। देखिए आपके टूल विथ शार्प एजेस एंड पॉइंट्स। मैन जो था थोड़ा सा सोफिस्टिकेशन यहाँ पे अपने टूल्स में लाया है। स्मॉल टूल्स, माइक्रोलिथ विथ सोफिस्टिकेशन। तो ये इंपॉर्टेंट साइट है मुंगेर का, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। अगर नियोलिथिक एज की बात करें तो देखिए ये नियोलिथिक एज जो है ना, ये रिवॉल्यूशन, इसको नियोलिथिक रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, इस पे हम आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ अगर हम बात करें तो सारण में एक चिरांद साइट है, और वैशाली में एक चेचर है। सारण में चिरांद और वैशाली में चेचर, ये दो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं आपके नियोलिथिक एज के। यहाँ के जो फाउंड्स, यहाँ से जो चीजें मिली है उसके बेसिस पे हम बिहार की नियोलिथिक एज की हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यू शुड नो वेयर इज सारण, वेयर इज वैशाली, एंड सारण में भी मोस्ट प्रिसाइजली चिरांद एंड चेचर। अगर हम बात करें तो देखिए बोन टूल्स, नियोलिथिक मतलब न्यू स्टोन एज, नियो मतलब न्यू, एंड लिथिक मतलब स्टोन, न्यू स्टोन एज। यहाँ इसको रिवॉल्यूशन क्यों बोलते हैं, देखिए यहां तक आते आते सबसे बड़ी बात हुई कि व्हील का इन्वेंशन हो गया। व्हील मतलब चक्का, चक्का का इन्वेंशन हुआ। जैसे ही चक्का का इन्वेंशन हो गया, इसके अलावा देखा जाता है कि यहाँ पे सेटलमेंट हुई। मतलब मैन अब तक जो हंटर एंड गैदरर था, जो घूमता रहता था, उसने क्या किया, वो एक जगह पे फिक्स होके रहना शुरू किया, सोशल ग्रुप्स बनाना शुरू किया। काइंड ऑफ यहाँ से सिविलाइजेशन की स्टार्ट हो गई थी, जो कि यहाँ आते आते चैल्कोलिथिक एज में हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात होती है, अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो पहला तो था व्हील का इन्वेंशन। दूसरा क्या था, सेटलमेंट, ठीक है। सेटलमेंट हो गया तो बोला गया कि ठीक है भाई, हम एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर लेंगे, मतलब अब जानवर पालेंगे, कुत्ते हो गए, गाय बिल्लियां, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। इसके अलावा जब ये सब चीजें हो गई तो एग्रीकल्चर, सारी चीजें यहां तक आते आते फेवरेबल हो गई मैन के सेटलमेंट के लिए। अगर एग्रीकल्चर हो गया तो स्टोरेज भी चाहिए, तो स्टोरेज के लिए हमने पॉटरी 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 का इन्वेंशन यहाँ हो गया। तो इन सब चीजों की वजह से नियोलिथिक एज को रिवॉल्यूशनरी एज भी बोलते हैं, या फिर एज ऑफ एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। आप थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बता दिया गया है, आप इसको ध्यान रखेंगे। और यहाँ तक आते आते पहले तो मैन बोन टूल्स से काम चला रहा था, सॉरी पहले स्टोन टूल्स से काम चला रहा था। अब मैन ने बोन टूल्स यानी जानवरों का वो हंटिंग करता था, उससे उसने टूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए। सो यू शुड नो, ये जो ट्रांजिशन है बहुत ही ब्रीफ बताया जा रहा है, बट इतना आपको पता होना चाहिए। सो सारण और वैशाली, चिरांद एंड चेचर नियोलिथिक साइट है हमारे।
चैल्कोलिथिक एज की बात करें तो चिरांद और बक्सर, या चिरांद सारण में है और बक्सर में चैल्कोलिथिक साइट्स मिलते हैं। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर यहाँ पे मिलता है, और जो ब्लैक एंड रेड वेयर जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक है, यहीं पे उसने को देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा चैल्कोलिथिक, चैल्को मतलब क्या, कॉपर, ठीक है, लिथिक मतलब स्टोन। तो मैन जो था वो यहां से स्टोन तो यूज कर ही रहा था, नियोलिथिक आते आते उसने स्टोन टूल्स के साथ साथ बोन टूल्स की बात भी इन्वेंशन कर लिए। अब यहाँ पे सेटलमेंट हो गई थी, सारी चीजें हो गई थी, तो मैन के पास इनफ टाइम था, उसने फिर वो नई नई चीजों को इन्वेंट करता, उसने थोड़ी डिगिंग की, डिगिंग की तो देखा कि कुछ उसको मिल रहा है, फिर उसने मिनरल्स का इन्वेंशन किया, मिनरल्स के इन्वेंशंस किया और उसको कॉपर मिला, कॉपर का यूज यहाँ स्टार्ट होता है। सो चैल्कोलिथिक एज में कॉपर का यूज स्टार्ट हुआ। लेटर फेज में हमने थोड़े ब्रोंज भी यूज करना स्टार्ट कर दिए थे। तो ये सारी चीजें आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और बिहार में कौन से इंपॉर्टेंट साइट्स है, कैसे पढ़ेंगे, पॉलिटिकल मैप की हेल्प से पढ़ेंगे। चलिए अब हम देखेंगे बिहारी वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड की बात आती है तो आर्यंस की बात आती है। अगर आप देखें तो आर्यंस का आना, आर्यंस जो है वेस्ट से आए थे, ठीक है, और वेस्ट से आए थे, और इनका सबसे पहला सेटलमेंट अगर ओवरऑल इंडिया की बात करें, पहला सेटलमेंट सप्त सांधो रीजन या फिर सप्त सिंधु रीजन के पास हुआ। अब ये सप्त सांधव और सप्त सिंधु रीजन क्या है, अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो प्रेजेंट डे कश्मीर, पंजाब और पाकिस्तान, ये वाला जो रीजन है हमारा, कश्मीर, पंजाब एंड पाकिस्तान, ये रीजन में उनका पहले वो आकर सेटलमेंट हुए। और ऋग्वेद के अनुसार, ऋग्वेद के अनुसार ये जो सप्त सांधव रीजन है जहाँ पे आर्यंस आकर के सेटल हुए थे, यहाँ पे 7 रिवर्स फ्लो करती थी। इसमें आपकी इंदस हो गई, 5 इसके ट्रिब्यूटरीज हो गए और सरस्वती रिवर हो गई, ठीक है। तो इंदस, जस्ट अ मिनट, ये इंदस पे बाद में आएंगे। इंदस यानी सिंधु, इसकी 5 ट्रिब्यूटरी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, इसके एंशियंट नेम है वितस्ता, अस्किनी, पौरुषनी, विपाशा, सतुर्दी और सरस्वती। ये देखेंगे इनके डिफरेंट नेम्स क्या है। तो ये सप्त सांधव रीजन है, यहाँ पे आर्यंस का सबसे पहले स्टैब्लिश हुए थे ये, और ऋग्वेद के में भी इसका मेंशन किया गया है। अगर हम बिहार की बात करें कि आर्यंस का बिहार में कब तक आना हुआ, वो आए यहाँ सिंधु के आसपास इंडस वाले रीजन में, सब सिंधु रीजन में बैठे, और फिर उनका ईस्टवार्ड एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन हुआ, और चलते चलते जो जब लेटर वैदिक पीरियड आता है तो वहां वो बिहार में उनका आर्यनाइजेशन हुआ, बिहार में वो एक्सपेंड हुए और सेटल हुए। और ये जो विदेह रीजन है, विदेह रीजन मतलब ये जो हमारा नॉर्दर्न बिहार और मोस्टली नेपाल का रीजन है, यहाँ पे आर्यंस का सेटलमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। ये एक जो रीजन है ये हमारा विदेह रीजन है, आप ध्यान रखेंगे इसको। सतपथ ब्राह्मण जो सोर्स है उसने कहा है कि जो भाई आर्यंस जब बिहार में आए लेटर वैदिक पीरियड में, तो वो विदेह रीजन में उनका रुकना हुआ, और सतपथ ब्राह्मण वो सोर्स है जहाँ पे बिहार के बारे में फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिलता है, और विदेह रीजन हमारा ये नेपाल और उससे सटे हुए डिस्ट्रिक्ट्स है। तो ये क्लियर है कि आर्यंस बिहार में कब आए, सप्त सिंधु रीजन कौन सा है, ऋग्वेद ने क्या कहा, और बिहार में आर्यनाइजेशन कब हुआ। होपफुली ये क्लियर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा मगध के बारे में। मगध को हम अलग से बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं मगध का। तो भाई मगध का जो फर्स्ट मेंशन है वो अथर्ववेद में है, ठीक है। ऋग्वेद में, अब देखिए फर्स्ट मेंशन अथर्ववेद में है, लेकिन ऋग्वेद में मगध रीजियन को किकत प्रदेश कहा जाता है, किकात प्रदेश कहा जाता है, और यहाँ पे जो लोग रहते थे उनको वृत्त्या कहा गया, ठीक है। ऋग्वेद ने मगध को क्या बोला, किकत, और जो लोग रहते थे उसको क्या बोला, वृत्त्या। क्लियर है ये। अगर आज बात करें कि प्रेजेंट डे में मगध कहाँ होगा, तो गिव मी अ मिनट, प्रेजेंट में बात करें पटना, नालंदा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा। पटना, नालंदा, नालंदा, अ, गया, औरंगाबाद,
जहानाबाद, ये वाला जो रीजन है, ये मगध का उस समय का रीजन होता था। प्रेजेंट डे में अगर आप देखें, प्रेजेंट डे में देखें तो मगध डिवीजन को ये पटना और जहानाबाद को अलग करके पटना डिवीजन अलग से बना दिया गया है। यहाँ पे देख लेते हैं, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। यस, अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे ये वाला जो रीजन है, मगध रीजन, आपके पिंक में दिखाया गया है। तो तब पटना और नालंदा वैदिक टेक्स्ट के हिसाब से ये पूरा रीजन जो था वो मगध था। ठीक है, आज एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से आपका जो पटना और नालंदा वाला जो रीजन है उसको बाकियों के साथ मिला के पटना डिवीजन ही अलग से बना दिया गया, जस्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। और आज के टाइम में इसका नाम सिर्फ मगध रखा गया है, बट एक्चुअली ओवरऑल ये रीजन हमारा मगध रीजन है। उम्मीद करती हूँ चीजें क्लियर होगी। इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे जब बिहार की ज्योग्राफी देखेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर है। ठीक है, मगध के बारे में, प्रेजेंट मगध का डिवीजन क्या हो गया, किकात क्या है, वरत्या कौन है, फर्स्ट मेंशन क्या पाया जाता है। अगर हम बात करें, थोड़ा सा देख लेते हैं वैदिक पीरियड में जो नदियां थी उनके क्या नाम थे, और डिफरेंट मोटोज जो लिए गए हैं डिफरेंट उपनिषद से। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात करेंगे वसुधैव कुटुंबकम की। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता होगा अभी G20 की प्रेसिडेंसी है इंडिया को, और इसकी थीम, इस G20 की थीम भी यही है, वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधैव कुटुंबकम का कहाँ से लिया गया है, महा उपनिषद से लिया गया। आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको पता है गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, सत्यमेव जयते मुंडका उपनिषद से लिया गया, सर्वे भवन्तु सुखिनः एवं तमसो मा ज्योतिर्गमय, ये दोनों जो है बृहद्रंक्या उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, और अतिथि देवो भव और मातृ देवो भव, ये दोनों कहाँ से लिया गया है, तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। आप याद रखेंगे इसको, बहुत सारी चीजें आपको पता होंगी। आप एक स्टिकी नोट पे इसको लिख लेंगे, दीवार के सामने चिपका लेंगे, देखते देखते याद हो जाएगा, रटने की आवश्यकता नहीं है। अगेन, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ें या जियोग्राफी, यू शुड हैव अ पॉलिटिकल मैप एंड अ फिजिकल मैप of Bihar as well as India in your study room। बिहार का पॉलिटिकल मैप और बिहार का फिजिकल मैप बिल्कुल पैरेलल में लगा होना चाहिए। सिमिलरली इंडिया पॉलिटिकल, इंडिया फिजिकल पैरेलल में होना चाहिए। क्यों इस पे बात करेंगे। चलिए, वैदिक पीरियड रिवर्स की बात कर ले तो आप इसको देख लेंगे, इसमें मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। और जब भी इसको करेंगे, आपके यहाँ इंडस को सिंधु कहते थे, दिस यू नो वेरी वेल, सतलज को सतुर्दी कहते थे। आपका काम है इंडस रिवर की पूरी ट्रेजेक्टरी देखना। इंडस कहाँ से ओरिजिनेट करते, देखिए हिमालय के बाद से ओरिजिनेट करती है, और ऐसी कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी है जो हिमालय के ऊपर से, मतलब उस पार से ओरिजिनेट करती है। दो रिवर्स है, सतलज और इंडस। ये दो रिवर्स का देखिए ओरिजिन जो है, ये बियॉन्ड हिमालय, हिमालय के उस पार से, इसलिए इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। एंटीसीडेंट मतलब उस पार, हिमालय के उस पार। बाकी जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है, चाहे वो झेलम हो गया, चेनाब, रावी, ब्यास, ये चारों जो है कौन सी है, ये देखिए हिमालय के इस पार से निकलते हैं, डिफरेंट जो रेंजेज हैं उनमें से निकलती हैं। तो ये कंसिक्वेंट रिवर्स हुई। ठीक है, इसके अलावा एक चीज आप जानेंगे कि झीलम जो है मेंडर करती है। जो डल लेक है श्रीनगर का, इसी पे बना हुआ है, और ये श्रीनगर में मेंडर करती है। ये रेयर फेनोमेनन है। ठीक है, इसके अलावा आप इसके ट्रिब्यूटरीज को नॉर्थ टू साउथ याद रखेंगे, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ताकि क्रोनोलॉजी में रहे, आपसे पूछा जाए आप याद रखें। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए इंडस की अगर आप ट्रेजेक्टरी देखें, इंडस जो है ये हिमालय के बियॉन्ड से निकलती है, और यहाँ से होते हुए मिठानकोट पाकिस्तान से मुड़ते हुए ये इस तरह से आके अपनी गिरी बे ऑफ अरेबियन सी में। सॉरी, अब देखिए बाकी जो ट्रिब्यूटरीज है, यहाँ से झेलम आ रही है, बाकी ट्रिब्यूटरीज चेनाब आकर झेलम में मिली, रावी आकर झेलम में मिली, ब्यास जो है सतलज में यहाँ पे मिल रही है, और सतलज जो है, सतलज
आप याद रखें कि झेलम आके सतलज में मिलती है और सतलज जाकर के इंडस में मिलती है। इतना एम्फोसाइज क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये यूपीएससी का सवाल था 2021 में कि कौन सी मेन ट्रिब्यूटरी है जो कि इंडस में जाकर मिलती है। ये सारी ट्रिब्यूटरी झेलम, चिनाब, रावी, व्यास सब एक समय पे आने के बाद सतलज में मिलती है और सतलज जाकर के इंडस में मिलती है। ये क्लियर करना था, बाकी सारी चीजें आप खुद कर लेंगे, हिस्ट्री की हमारी क्लास है। ठीक है, अब देखेंगे बिहार को महाजनपद पीरियड में। देखिए महाजनपद, ये 6th सेंचुरी बीसी, जब बुद्धा का जन्म नहीं हुआ था उस समय की बात है। अगर नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो ये छोटे छोटे ट्राइब्स थे, छोटे छोटे ट्राइब्स थे, कुछ स्ट्रॉन्ग ट्राइब थे, कुछ वीक ट्राइब थे, तो इनकी अपनी किंगडम थी। इसको उस समय पे महाजनपद एंड जनपद बोला गया। जनपद जो छोटे छोटे ट्राइब्स थे जनपद बोले गए, महाजनपद जो कि स्ट्रॉन्गर ट्राइब्स थे, स्ट्रॉन्गर किंगडम्स थे, उनको महाजनपद बोला गया। तो ये थोड़ा सा उसके पीछे का कंसेप्ट देख लेते हैं। ये बात की जाए तो अंगुत्तरा निकाय एंड भगवती सूत्र। अंगुत्तरा निकाय आपका बुद्धिस्ट लिटरेचर है एंड भगवती सूत्र आपका जैन लिटरेचर है। ये इन दोनों में मेंशन किया गया है कि 6th सेंचुरी बीसी के अराउंड 16 महाजनपद थे उस समय के भारत में। लेकिन इनमें से जब ह्यूएन सांग, देखिए हमने पढ़ा था सोर्सेस में ना 3 सोर्स, तीसरा क्या था, ट्रेवेलॉग्स था। तो ह्यूएन सांग पिक्चर में आते हैं कि देखिए भाई 16 तो थे, लेकिन इन 16 में से 3 जो है ये 3 बिहार में थे। कौन कौन? अंग, वज्जी और मगध। ठीक है, तो हमने मगध का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लिया है, मगध को हम डिटेल में देखेंगे। अभी हम अंग और वज्जी को आज खत्म करेंगे। अगर अंग को देखें तो इसका जो प्रेजेंट एक्सपेंशन है, अगर आज हम देखना चाहें कि अंग कहाँ पे लाई करता है, वैसे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए अंगा है, ये मगध है और ये वज्जी है। आप इस फोटो को थोड़ा सा देख लेंगे, आपको नहीं पता होना चाहिए 16 के 16 महाजनपद और उनके कैपिटल, बस एक बार थोड़ा सा ध्यान आप दे देंगे, इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। देखिए अवंती को देख लेंगे, मालवा पे है आपका, ये अस्मक जो है, थोड़ा सा ये जो रियर है ना, इन पे ध्यान दे देंगे। ठीक है, बाकी कोई बात नहीं है। चलिए अगर हम बात करें कि अंग का प्रेजेंट एक्सपेंशन क्या है, तो अगर बिहार की बात करें तो भागलपुर और मुंगेर है, यानी अखंड बिहार की बात करें तो भागलपुर, मुंगेर, साहिबगंज एंड गोंडा। अभी सिर्फ भागलपुर एंड मुंगेर। अगर आप देखें भागलपुर और मुंगेर वाला जो रीजन है, ये वाला, और ये झारखंड का ये जो पोर्शन होगा, ये वाला जो रीजन है हमारा, ये अंग वाला रीजन है। आपको समझ में आ रही है मैं बार बार क्यों एम्फसाइज कर रही हूँ पॉलिटिकल मैप पे? आपको बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा, आप ये अप्रोच लगा कर देखिए। ठीक है, तो अंग का हमने एक्सपेंशन देख लिया। बात करें कि इसके सोर्सेस कहाँ से हमें इसका रेफरेंस मिलता है, तो अथर्ववेदा, फर्स्ट टाइम मेंशन अंग का अथर्ववेद में किया गया है। ठीक है, इसके जो रूलर्स थे उनको आर्यन किंग कहा गया था। आर्यन किंग जो स्ट्रॉन्गर किंग्स थे, ऐसा नहीं है कि लास्ट आर्यन किंग के बाद कोई किंग नहीं हुआ, बट देवर स्ट्रॉन्गर, ये स्ट्रॉन्ग थे और इनके टाइम पे अंग जो था वो काफी एक स्ट्रॉन्ग महाजनपद माना जाता था। तो फर्स्ट आर्यन किंग जो है तितक्षी हुए, अंग के याद रखेंगे। लास्ट आर्यन किंग जो है कर्ण, ये वही कर्ण है जो आप महाभारत में कुंती पुत्र के नाम से इनको जानते हैं, ये वही कर्ण है। तो आर्यन किंग का कंसेप्ट समझ में आ रहा है, दे वर स्ट्रॉन्गर, और इनके टाइम पे मगध का, सॉरी अंग का एक अपना अलग रुतबा था। ठीक है, तो फर्स्ट एंड लास्ट आपने देख लिया। महाभारत के बाद ऐसा रेफरेंसेस, ऐसे सोर्सेस मिलते हैं कि जब महाभारत हुआ, महाभारत के बाद अंग और मगध के बीच में पावर स्ट्रगल स्टार्ट होना शुरू हो गया। अगर आप देखें अंग और मगध का, देखिए बिल्कुल सटे हुए ये दोनों महाजनपद हैं। मगध राइट साइड में है, अंग मगध लेफ्ट में है, राइट में है अंग, और दोनों गंगा के साउथ में पड़े और बिल्कुल आजू बाजू में रहे, तो पावर स्ट्रगल तो रहेगा ही, चाहेगा, हर कोई चाहेगा कि अपने किंगडम को एक्सपैंड करना। तो ये महाभारत के बाद ये देखा गया कि दोनों किंगडम्स में, दोनों महाजनपद्स में पावर स्ट्रगल, रेवोल्ट्री स्टार्ट हो गई। और मगध में जब बिंबिसार आते हैं और
मगध में जब बिंबिसार आते हैं और ब्रह्मादत्त ये लास्ट किंग हुए अंग के, ठीक है। इनको आर्यन किंग नहीं कहा जा रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा। सो ब्रह्मादत्त थे लास्ट किंग। तो इनके टाइम में बिंबिसार ने फाइनली अंग को मर्ज कर लिया मगध में, ठीक है। अंग का मर्जर होता है मगध में, किसके टाइम पे? मगध में बिंबिसार आते हैं और अंग में ब्रह्मादत्त रहते हैं, और बिंबिसार के बेटे होते हैं अजातशत्रु। उनको बोला जाता है कि आप गवर्नर बन जाइए, गवर्नरशिप कीजिए, किसका? अंग का, ठीक है। तो लास्ट में लेटली अंग जो है वो पॉलिटिकली वीक हो जाता है, जिसकी वजह से फाइनली अंग का मर्जर जो है, अंग का मर्जर मगध में हो जाता है। मगध के इस समय रूलर कौन थे? बिंबिसार। और अंग का गवर्नर किसको बनाया जाता है? अजात शत्रु को। इतना आपको पता होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर आप जान रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो यू आर डूइंग पीएचडी, ठीक है। चलिए, एक इंपॉर्टेंट बात, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट यू शुड नो इज कि देखिए, हमने अभी देखा कि लास्ट तक आते आते अंग जो था वो पॉलिटिकली वीक हो गया, इसके रूलर्स वीक हो गए, इसलिए उनको आर्यन किंग नहीं कहा गया। बट इसके लास्ट के 3 किंग्स थे। इनमें से एक जो सबसे लास्ट वाले थे वो ब्रह्मदत्त हुए, जिनके समय में अंग का मर्जर हुआ, अनेक्सेशन हुआ, जो भी कह लें मगध में। इन 3 किंग में से एक किंग थे दादीवाहन, ठीक है। और इनकी बेटी हुई चंदना, और चंदना इज द फर्स्ट वुमेन टू एम्ब्रेस जैनिज्म, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? ये पहली वुमेन है अंग के टाइम की जो कि इन्होंने जैनिज्म को एम्ब्रेस किया। बुद्धिज्म पे भी आएंगे, कौन से महाजनपद की महिला ने पहली बार बुद्धिज्म एम्ब्रेस किया, ये हम देखेंगे। आप याद रखेंगे, अंग महाजनपद है जिसकी वुमेन है चंदन, उन्होंने बुद्धिज्म एम्ब्रेस किया, ठीक है। तो अंग देख लिया हमने, अब हम वज्जी संघ पे आएंगे। देखिए, वज्जी संघ मतलब क्या? अगर वज्जी नाम हटा दे, संघ मतलब होता है यूनियन। यूनियन मतलब बहुत से छोटे छोटे 8 ट्राइबल रिपब्लिक्स थे, ठीक है। गंगा के उस पर देखिए, अब नीचे कौन कौन है? गंगा हमारी कुछ ऐसी बह रही है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। गंगा को डिफरेंट कलर में, गंगा हमारी ऐसी बह रही है, ठीक है। नीचे में मगध और अंग, पॉलिटिकल राइवलरी चल रहा है। नॉर्थ में बहुत छोटे छोटे 8 ट्राइब्स थे, ठीक है। इन्होंने कहा कि देखो भाई, हमारा अकेले सर्वाइवल नहीं हो सकता, तो इन्होंने कहा ठीक है, हम एक साथ आ जाते हैं। एक साथ आएंगे तो हमारा कमिंग टुगेदर वाला जो फेडरेशन है उसकी बात है ये, ठीक है। बिल्कुल, ये देखेंगे फेडरेशन था, तो कमिंग टुगेदर वाला फेडरेशन है कि हम एक साथ आ जाते हैं। हम अकेले तो कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत वीक हैं, लेकिन अगर हम एक साथ आ जाएंगे तो हम स्ट्रांग हो जाएंगे। और इस तरह से 8 उस समय के गंगा रिवर के ऊपर के 8 ट्राइब्स थे, जस्ट अ मिनट, ओके, 8 ट्राइब्स थे जो साथ आते हैं और एक कन्फेडरेसी बनाते हैं, उसको बोला जाता है वज्जी संघ। उम्मीद करती हूं कि आपको क्लैरिटी मिल रही होगी, ठीक है। वही लिखा हुआ है, देख लेंगे। अब इसमें से इंपॉर्टेंट ट्राइब्स कौन कौन से थे? 8 हमने बात की, लेकिन जो वर्थ मेंशनिंग है, एक विदेह, एक ज्ञात्रिक, लिच्छवी एंड वज्जी। देखिए, वज्जी एक अपना, वज्जी की जब बात करेंगे तो वज्जी संघ का एक 8 में से एक सिर्फ ट्राइब था, एक क्लैन था। लेकिन वज्जी संघ की बात करें तो इसमें 8 अलग अलग ट्राइब्स आए, जिसमें कि वज्जी भी एक ट्राइब था, ठीक है। इसके नाम पे वज्जी संघ रखा गया। अगर बात करें वज्जी संघ के कैपिटल की, तो वैशाली कैपिटल हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो फेडरल ओलिगार्की, हमने अभी बात किया कि 8 छोटे छोटे ट्राइब साथ आते हैं और बोलते हैं कि हम अपने आप को स्ट्रांग करेंगे, ठीक है। स्ट्रांग किया उन्होंने, एक कॉन्फेडरेसी बनाई, और यहाँ पे उन्होंने कॉन्फेडरेसी फेडरेशन बनाया, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन जो होता था वो कैसा होगा? फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन होगा। भाई, अगर साथ रहना है तो स्ट्रांग रहना है, स्ट्रांग रहने के लिए 8 की बात सुननी होगी, तो यूनिटरी तो हो नहीं सकता, तो ये फेडरेशन होगा,
ठीक है, फेडरेशन हो गया। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन था उस समय, संस्था बोला जाता था। संस्था माने क्या, अभी 8 ट्राइब्स थे, इनके 8 राजा थे, ठीक ना। ये 8 राजा बैठते थे एक जगह, उसको संस्था बोला गया। संस्था में बैठ के वो डिसीजन लेते थे। डिसीजन कैसे लिया जाता था, कंसेंसस के बेस पे लिया जाता था, सबकी सहमति होती थी, उसके बेसिस पे लिया जाता था। आज के समय में बोले तो इक्वल वोटिंग राइट्स थी, किसी की कम नहीं, किसी की ज्यादा नहीं, सबके वोट की इक्वल वोटिंग राइट्स और इक्वल वैल्यू। ठीक है, किसी का कम नहीं, किसी का ज्यादा नहीं। आप बड़ों का सम्मान करिए, बड़ों के ओपिनियन को रिस्पेक्ट दे सकते हैं यहाँ पे संस्था में। पर किसी के, कोई बड़ा है, कोई पावरफुल है, कोई राजा एल्डर है, तो उसके वोटिंग एज बेसिस पे वोटिंग नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ एक वन किंग वन वोट वाला प्रिंसिपल था। क्लियर है, ये एडमिनिस्ट्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। ये विदेह, ज्ञात्रिक, लिच्छवी और वज्जी, ये इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं किसके, वज्जी संघ के। इसका लोकेशन देखा जाए तो गंगा के ऊपर, ठीक है, नॉर्थ में। चलिए अब हम लिच्छवी रिपब्लिक देखिए। लिच्छवी रिपब्लिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से पढ़ेंगे हम। इसका सबसे पहले हम लोकेशन देखेंगे। अगर लोकेशन की बात करें तो हमने अभी देखा कि पूरा का पूरा वज्जी संघ जो है गंगा के नॉर्थ में है, तो लिच्छवी भी कहाँ होगा, गंगा के नॉर्थ में होगा। अगर एग्जैक्टली लिच्छवी का लोकेशन देखा जाए तो वैशाली और मुजफ्फरपुर, आज का जो तिरहुत डिवीजन है, इसको तिरहुत डिवीजन करते करते, ओके, तिरहुत डिवीजन है, इसका जो वैशाली और मुजफ्फरपुर वाला जो रीजन है, वो है लिच्छवी रिपब्लिक का, लिच्छवी का लोकेशन था, वैशाली और मुजफ्फरपुर। ये देखिए आप, ये अगर आप ये ग्रीन में देख रहे हो, देखिए अगर आप ग्रीन में देख रहे हैं तो ये पूरा हमारा तिरहुत डिवीजन है, और इसमें से ये हमारा रहा वैशाली और ये रहा मुजफ्फरपुर। तो ये वाला जो रीजन है ये हमारा लिच्छवी का रीजन था। पॉलिटिकल मैप पे क्यों रखना है, उम्मीद करती हूँ समझ में आ रहा होगा। बाकी हम सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन अलग से देखेंगे। बात करें तो लिच्छवी में पहला रिपब्लिक, जो भी अभी हमने बात की थी कि जब से हम हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर पाए हैं तब से पहला रिपब्लिक हमने लिच्छवी को देखा है। अगर हम बात करें क्या शुरू से ऐसा था, नहीं, शुरू से ऐसा नहीं था, पहले मोनार्की थे। 7th सेंचुरी बीसी में ट्रांजिशन हुआ मोनार्की टू रिपब्लिक, आपको पता होना चाहिए। ये जो वज्जी संघ है, जो वज्जी संघ रहा हमारा, इसमें सबसे जो पावरफुल थे वो लिच्छवी ही थे। ठीक है, सबसे जो पावरफुल थे वो कौन थे, लिच्छवी थे। इसलिए इनके रूलर्स को क्या बोला गया, क्षत्रियास बोला गया। क्षत्रिय बोला जाता था लिच्छवी इसके रूलर को, क्यों, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पावरफुल थे। और कौटिल्य ने जो लिच्छवी रीजन है, ये जो रीजन है, इसको कौटिल्य ने क्या बोला है, राज शब्दोपजीवी संघ, राजा शब्दोपजीवी संघ किसको बोला है, लिच्छवी वाला रीजन को। ठीक है, और हम देखेंगे कि लिच्छवीज का मैट्रिमोनियल अलायंस था, किसके किसके साथ, ज्ञात्रिक और मगध के साथ। हमने अभी देखा, मगध तो पहले ही देखा। वज्जी संघ में हमने देखा कि 4 इंपॉर्टेंट थे, एक लिच्छवी, एक वज्जी, ज्ञात्रिक एंड विदेह। तो इन ज्ञात्रिक अगर हम बात करें तो लिच्छवीज का दो किंगडम्स, 2 क्लैंस के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस था, ज्ञात्रिक और मगध। चलिए देखते हैं कैसे था। अगर आपको महावीर याद हो, ठीक है, महावीर याद हो, इनके पापा का नाम सिद्धार्थ था, इनकी माँ का नाम त्रिशला थी। सिद्धार्थ का अगर क्लैन जाने तो आपको पता होगा कि ये ज्ञात्रिक क्लैन के थे, माँ इनकी लिच्छवी क्लैन की थी। तो एक मैट्रिमोनियल अलायंस ज्ञात्रिक का लिच्छवी के साथ यहाँ होता है। अब लिच्छवी के जो त्रिशला जो थी, ये चेतक थे, लिच्छवी के किंग, उनकी सिस्टर थी। बाद में देखा गया कि चेतक की एक बेटी हुई, जस्ट अ मिनट, चेतक की एक बेटी हुई, उसका नाम हुआ चेलना। चेलना की शादी हुई बिंबिसार से, और बिंबिसार जो हुए वो मगध के रूलर थे। तो एक हमने देखा कि एक जो मैट्रिमोनियल अलायंस कैसे ज्ञात्रिक और लिच्छवी के बीच में होता है, और दूसरा मैट्रिमोनियल अलायंस लिच्छवी और मगध के बीच में होता है। ये आपको क्लियर होगा। बाकी महावीर के बारे में हम देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, जस्ट मिनट, एक चीज जो छूट गई है,
हमने ये तो देखा कि पहली वुमेन जो कि जैनिज्म को इम्ब्रेस किया था उन्होंने, पहली वुमेन थी। कौन थी? अब पहली वुमेन, फर्स्ट वुमेन जिन्होंने बुद्धिज्म को इम्ब्रेस किया, ये थी प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी, ये गौतम बुद्ध की स्टेप मॉम थी। गौतम बुद्ध की स्टेप मदर थी, ठीक है, सौतेली माँ। इस ये चर्चा क्यों आ रही है? ये फैक्ट सबको पता है, लेकिन जब हम वो इसकी लिच्छवी की बात करें और आम्रपाली की बात ना हो, लिच्छवी की बात करें और आम्रपाली की बात ना हो तो बात नहीं बनेगी। अब आम्रपाली को आप सब जानते होंगे कि आम्रपाली क्या थी? नगर वधु थी। किसकी? वैशाली की। बट ये ट्रिवियल फैक्ट है, ये कभी नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि आम्रपाली जो थी ये सेकेंड वुमन थी जिनको बुद्धा संघ में एडमिट किया गया, ठीक है। और इनको एडमिट करने वाले और कोई नहीं, गौतम बुद्ध थे। और जब ये संघ में आई एज अ नन बन के, गौतम बुद्ध ने इनको एडमिट किया, तो इनका नाम, आम्रपाली को क्या नाम दिया गौतम बुद्ध ने? आर्य अंबा, ठीक है। तो ये चीजें छूट गई थी, इसको आप नोट कर लेंगे, ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा आज पूरा एंशियंट हिस्ट्री का जो प्री प्री वैदिक पीरियड से लेकर के महाजनपद और ये सारी चीजें जो मुझे इम्पोर्टेंट थी, करानी थी, पर कितना कराना है ये भी इम्पोर्टेंट लग रहा था, क्योंकि आपको हम यहाँ पे जरूरत से ज्यादा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, क्योंकि पूछेगा तो यही पूछेगा, अदरवाइज एक क्वेश्चन के लिए आप बहुत ज्यादा मगजमारी नहीं कर सकते। तो इन सब चीजों में टाइम लग जाता है, कंटेंट बनाने में टाइम लग जाता है। कोशिश रहती है कि कंटेंट आए तो अच्छा आए, आपको समझ में आए, चीजें क्लियर हो जाए, कुछ छूटे ना, सारी चीजें क्लियर रहे। आपका काम है, बिल्कुल देखिए कैसे हम मैप के थ्रू पढ़ सकते हैं, ये ऐसे ही। अब आपको याद होगा कि आर्यंस कहाँ पे आए, सप्त सांध और सप्त सिंधु रीजियन कहाँ पे है, सरस्वती का लोकेशन आपको पता है, ये सारी चीजें आपको क्लियर है। इसके बाद हम जो रिलीजन है, रिलीजन वाला पोर्शन है जिसमें बुद्धिज्म एंड जैनिज्म देखा गया है, उसको पढ़ेंगे। और वहां से उसके बाद से फिर हम पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है, जहाँ पे हम मौर्यन एम्पायर और मगध को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास आपका जो होगा वो रिलीजन, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म पे होगा, ठीक है। और साइमल्टेनियसली हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक क्लास हम पूरा हिस्ट्री कवर करें एंड देन जियोग्राफी पे जाएं, ऐसा हम नहीं करेंगे। हम साइमल्टेनियसली बिहार की जियोग्राफी भी स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि आप पढ़े भी और उसको रिवाइज भी कर पाए। और हम कोशिश कर रहे हैं कि बिहार की हिस्ट्री एंड जियोग्राफी नेक्स्ट 10 डेज में कंप्लीट करा दें आपका। एंड इसके अलावा जो करेंट अफेयर्स है बहुत जल्दी हम स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग and lots of love.